बार बार सास छोटी बहू को परेशान कर रही थी, तो नंदिनी और नलिनी उसे सबक सिखाना चाहती थी और इसलिए वे उसे रेलवे ट्रैक पर ले गई और उसका मौत से सामना कराया। फिर उसे छोड़ दिया। दोनों साथ वापस आ गई और सास पीछे पीछे घर पहुंची। इस काली औरत ने बड़ी बहू के दिमाग में जहर घोल दिया है। यही कारण है कि नंदिनी मुझे छोड़कर मेरा विरोध करके इसका साथ दे रही। अरे बाप रे, देखो तो दोनों ने क्या किया मेरे साथ। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मेरे प्राण बच गए, नहीं तो अब तक मेरे फोटो के चारों ओर माला टंग चुकी होती। किसी भी तरह मुझे नलिनी को दिखाना चाहिए कि मैं क्या और वो क्या है, और उसे सबक सिखाना है मुझे। सास ने ऐसे सोचा। उधर नंदिनी ने अपने पति को ये बताना जरूरी समझा कि कांतम्मा नलिनी को किस तरह परेशान कर रही है। देखो जी, आजकल तुम्हारी माँ रोज रोज बहुत हंगामा करके माहौल खराब कर रही है। हम उसे सबक सिखाना चाहते थे इसलिए हमने ऐसा किया। कम से कम अब तो उसे अपना रवैया बदलने को कहो ना। उससे कहो कि बहू का रंग नहीं बल्कि उसका स्वभाव और व्यवहार देखे। तुम जाकर अपनी माँ को समझाओ। ठीक है नंदिनी, मैं इस बारे में माँ से बात करूंगा। दूसरी तरफ नलिनी भी अपने पति से सास के रवैये की शिकायत करने लगी। आखिर मैंने गलती क्या की बताइए? मैं काली हूँ, क्या ये मेरी गलती है? जब से तुम्हारे घर आई हूँ वो मेरे पीछे पड़ी है और मुझसे बुरा व्यवहार करती। फिर भी मैं धैर्य पूर्वक सब सह रही हूँ, लेकिन अब मुझ में सब सहन करने का धैर्य नहीं। इसलिए हम दोनों से सबक सिखाना चाहती और हमने उसके साथ ऐसा किया। हमने उसे मारने के बारे में कभी नहीं सोचा। हम आपकी माँ और अपनी सास को मार डाले, इतने क्रूर लोग नहीं हैं हम। तब नलिनी के पति ने नलिनी से कहा, ओके नलिनी, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ इन दिनों इतनी दुष्ट क्यों हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और नलिनी का पति और नंदिनी का पति दोनों एक साथ बाहर आ गए। फिर दोनों अपनी माँ के बेडरूम में साथ गए। कितने लोगों ने आपको समझाया तब भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दोनों देवरानी जेठानी एडजस्ट हो रही है और मिलजुल कर रहती हैं। तुमको क्या दिक्कत है? सुबह जिस पल नलिनी बिस्तर से उठती है वो आपके लिए हर कुछ करने की कोशिश करती है, फिर भी दुश्मनी है। हमेशा बाहरी रूप और रंग पर ध्यान देती हो, कभी उसकी आंतरिक सुंदरता को देखने की परवाह भी कर लो ना। क्या आपको नहीं समझ आता वो कितनी दुखी है? दोनों अपनी माँ को दोनों तरफ से डांटने लगे। उनकी बातें सुनकर वो गुस्से से उठ बैठी। मुंह बंद करो अपना। तुम जैसे चाहो बात कर रहे हो। तुम अपनी पत्नियों की बातें सुनकर अपनी माँ पर बरस रहे हो क्या? आज तुम्हारी पत्नियों ने क्या किया पता है? मुझे रेल की पटरी पर ले गई और मुझे मारना चाहती थी, लेकिन तुमने उन दोनों को तो कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझ पर उंगली उठा रहे हो। बेशर्म, जाओ और मुर्गे बनकर पक पक करो उनके साथ। जब उसने ये बात गुस्से से कह दी तो बेटों ने इस बात को और बढ़ाना ठीक नहीं समझा और इसीलिए वे दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद कांतम्मा ने उन शब्दों को याद किया जो उसके बेटों ने कहे थे और वो बहुत क्रूर हो गई। ये बेवकूफ लड़के मुझ पर कितना इल्जाम लगा रहे। ये सारी ट्रेनिंग उस ब्लैकी ने दी है। वो पूरी एक नागिन की तरह है और दिखती कितनी मासूम है। उसने मेरे बेटों को भेजकर मुझ पर इल्जाम लगवाया। अब मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे बदला लूंगी। उस रात बिना और किसी झगड़े के सभी लोग अपने अपने कमरों में चैन की नींद सो गए। अगली सुबह कांतम्मा बीती रात की बात से अभी भी बहुत परेशान थी। वो नलिनी से बदला लेने के लिए बस एक मौके का इंतजार कर रही थी और खुद को शांत करना चाहती थी। इसलिए वो किचन में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगी और सब्जियां काट रही थी। ये देखकर बड़ी बहू ने नलिनी से कहा, देखा तुमने नलिनी, आज हमारी सास रसोई में क्या कुछ पका रही है। मुझे लगता है कि कल रात की डोज ने उस पर अच्छा काम किया है। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। और दोनों ने अपनी सास का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया और फिर नलिनी रसोई में गई। वहाँ शेल्फ में नलिनी एक डिब्बा उठा रही थी कि गलती से उसके हाथ से वो छूटकर कांतम्मा पर लगा और उसके सिर पर जोर से लगी। कांतम्मा को दर्द हुआ और उसने सोचा कि नलिनी से बदला लेने का ये सबसे अच्छा मौका है। उसने तुरंत उसका गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया।
क्यों रे बेवकूफ औरत, क्या तू देख नहीं सकती? इतनी बड़ी औरत खड़ी है और अपना काम कर रही है, तुम मुझ पर आटा गूंदने की कोशिश करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नलिनी रोने लगी। अरे सासू माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया सासू माँ, सॉरी सासू माँ, मुझे छोड़ दो। वो अपनी सास से विनती कर रही थी। कांतम्मा जिस गुस्से की आग में जल रही थी वो नलिनी पर फूट पड़ा। नलिनी चिल्लाई तो उसकी चीखें सुनकर नंदिनी दौड़ी चली गई। सासू माँ, गलती से हो गया होगा, नलिनी को छोड़ दीजिए सासू माँ। वो बार बार अनुरोध करने लगी और क्योंकि वो अपनी गोरी बहू को पसंद करती थी, जब उसने नलिनी को छोड़ने के लिए कहा तो उसने उसे तुरंत छोड़ दिया। उसने उसे उस ऊंचाई से छोड़ा, उसे चोट लगी और खून बहने लगा और वो रोने लगी। नलिनी, ये सब खून क्या है? क्या हुआ तुम्हें? देखा तो नलिनी उस चाकू पर गिर पड़ी थी जिसका इस्तेमाल सास सब्जी काटने के लिए कर रही थी और कटकर खून बह रहा था। ये देखकर सास सहम गई। इतना सारा खून बहने पर नलिनी का क्या हुआ, देखिए अगले एपिसोड में। गट्टूपल्ली नामक गांव में राजम्मा सास और कुमारी नाम की बहू रहा करती थी। राजम्मा के पति का बहुत पहले निधन हो गया था। राजम्मा का पुत्र कुमार अपनी आजीविका के लिए पड़ोस के गांव चला गया। वो हर 6 महीने में बस एक बार ही घर वापस आ पाता था। तो घर में सिर्फ सास और बहू ही रहते थे। दोनों के लिए एक दिन का खाना जुटाना भी मुश्किल था, लेकिन मुश्किल समय में भी दोनों सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रही थीं। ऐसे ही एक दिन, सासू माँ, क्या हो गया? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो सासू माँ? तो फिर और मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कि भगवान हमसे किस बात पर नाराज है। हमेशा समस्याएं और आंसू। मेरे पति ने दुर्घटना में अपनी जान खो दी। बेटा कहीं और रहकर मेहनत कर रहा है, इसका क्या फायदा? हाँ, तुम दोनों की शादी होने पर भी सुख की बजाय तुम दोनों को अलग रहना पड़ रहा है। मुझे कब तक इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, समझ नहीं आता। अरे सासू माँ, कितना दुख मना रही हो आज? हमारे पास जो है उसी में हम संतुष्ट हैं और एक साथ जाकर काम कर रहे हैं ना। हाँ, सच है सच है। हम इस तरह के शब्दों और उपदेशों के आदी हो गए हैं। हमारे पास जो कुछ है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्या हम मरने के बाद अपने साथ कुछ ले जाने वाले हैं? और भी कई बातें इस तरह की, तो क्या ये सोचकर खुश रहना होगा? छे। ठीक है सासू माँ, चलो खेतों में काम के लिए चले क्योंकि देर हो रही है। चलो चलते हैं। हम कितनी ही बात कर ले, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी तरह काम करना होगा। जैसे ही वे अपने काम के लिए जाने लगी, उनसे राघव रास्ते में टकराया और राजम्मा से बोला, अरे राजम्मा, कहाँ जा रही हो दोनों? सीनैया के खेतों में काम करने के लिए? हाँ काका, क्या वहाँ उनके पास लोगों की संख्या ज्यादा है? ऐसा नहीं है बेटी कि उनके पास लोगों की संख्या ज्यादा है। उन्हें सस्ते मजदूर मिल गए हैं। कल पड़ोस के गांव के लोगों ने आकर कहा कि वे सस्ते में काम करेंगे। वो उन्हें ले आया और अपना काम पूरा करवा रहा है। और अब हमारे गांव के लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है। हाँ। उन शब्दों को सुनकर रोते हुए राजम्मा, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब काम करने निकले तो काम भी नहीं है। हमसे ऐसा क्या पाप हो गया है बाबा? मत रो सासू माँ, हम कुछ न कुछ खोज लेंगे। चलो जल्दी से चलते हैं। हमें क्या काम मिलेगा? आज रात चावल नहीं है और हमने रंगैया से कहा है कि हम उसका कर्ज 3 दिन में चुका देंगे। अब हम क्या करेंगे? उदास मत हो राजम्मा, मैं एक काम जानता हूँ करने के लिए, लेकिन ये कठिन है और पैसा भी कम मिलेगा। नहीं लगता कि तुम कर पाओगी। वो काम क्या है राघव? जो भी हो हम करेंगे। हाँ राघव काका, काम चाहे कितना ही मुश्किल हो हम करेंगे।
गांव से 10 किलोमीटर दूर। तुमको लकड़ी काटने जाना पड़ेगा राजम्मा, और तुमको बहुत अंदर जाने की जरूरत होगी, तुम नहीं जा सकोगी। लेकिन राजम्मा और कुमारी ने जाने का फैसला किया। जाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी वे नियमित रूप से जाने लगी। एक दिन की बात है। कुमारी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम जाकर कुछ पानी ले आओगी? तुरंत कुमारी उसके लिए कुछ पानी लेने के लिए निकल गई। जब वो जा रही थी, उसके पैर के अंगूठे में ठोकर से चोट लग गई और खून बहने लगा। अब्बा, बहुत दर्द हो रहा है, ये क्या हो गया? अय्यो, बहू कुमारी, ये कैसे हुआ? छे, ये सब मेरी वजह से हुआ। अय्यो बहू, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, दर्द हो रहा होगा ना? उस पूरे दिन उसे इस बारे में बुरा लगता रहा। अगले दिन पट्टी बांधकर वे काम पर निकल गई और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वे लकड़ी काट रही थी तो अचानक उन्हें कुछ चमकीला दिखाई दिया और कुल्हाड़ी से उन्होंने काटा तो आश्चर्यजनक रूप से उन्हें हीरे मिले। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर गौर से देखने पर हीरे ही निकले तो वो आश्चर्य में पड़ गई। जैसे जैसे वो काटती जा रही थी, उन्हें हीरे मिलते ही जा रहे थे। जब उन्होंने उन लोगों को सूचित किया जिन्होंने उन्हें वो काम दिया था, तो वे उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उन्हें भी कुछ हीरे दिए। फिर उन्होंने एक अच्छा घर बनाया और उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया। राजम्मा, उसका बेटा राजू और बहू कुमारी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का नैतिक है कि अगर हम ईमानदार हैं तो एक ना एक दिन हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएगी और हम खुशी से जिएंगे।